अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पीर पंजाल स्पीक्स में आप सबका खैर मकदम है। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आगे बढ़ने से पहले ये गुजारिश रहेगी मेरी कि आप यूट्यूब पर पीर पंजाल स्पीक्स को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पर ज़रूर फॉलो करें, क्योंकि ये आपकी अपनी आवाज़ है। मेरे साथ हैं किसी भी तारफ़ का मोहताज नहीं है, और आज मैं ये मुनासिब भी नहीं समझूँ कि मैं इनका नाम लूँगा। आप आपको भी जानते हैं। बड़ी साहब खैर मकदम है प्रोग्राम में। शुक्रिया। और आपको पीपीएस जो नया चैनल है पीर पंजाल, लोगों की आवाज़ बनते हैं आप, और हर मुद्दे पीर पंजाल के उठाते हैं, उसके लिए आपको मुबारक हो। नवाज़त खैर मुबारक। बड़ी साहब, परसों में एक प्रोग्राम में था, भारतीय जनता पार्टी का जो प्रोग्राम था, जो डे ऑफ एक्सेशन सेलिब्रेट कर रहे थे, तो उसमें रविंदर रैना साहब से चंद लम्हात मिले बात करने के। उन्होंने कहा जी पीर पंजाल में बहुत डेवलपमेंट करवाई है बीजेपी ने। रोडों की बात की, हॉस्पिटलों की बात की, मेडिकल कॉलेज की बात की। किस तरह से देखते हैं? देखिए, बड़ी बदकिस्मती की बात है कि पहले तो ये मैं कहूँगा, मैंने बार बार ये बात कही है कि हज़ारों करोड़ सेंटर ने दिल खोल के पैसा जम्मू कश्मीर के लिए दिया है। अगर ज़मीनी हकीकत देखें, मैं अपने इलाके पीर पंजाल का जिक्र करता हूँ, तो ज़मीन के ऊपर वो पैसा मुझे कहीं नज़र नहीं आता है। जो ब्रिजेज़ हैं उन पर कोई काम नहीं चल रहा है। हमारा एक मोटरेबल ब्रिज था सुनकोट में, कलर ब्रिज, जो 2014 में वो बह गया था, और उसके बाद वो बड़ी मुश्किल से दोबारा नबार्ड ने जो है पैसा दिया है। वो R&B वाले बोलने लगे जी हमें 6 करोड़ खर्च किया, जो 3 पिलर बना पे। इसी तरह और काफ़ी सारे प्रोजेक्ट हैं जो रुके पड़े हैं। पन्नई प्रोजेक्ट 50 साल हो गए हैं, अभी मुकम्मल नहीं हुआ। जो पन्नई प्रोजेक्ट हमारा जो है एक पावर प्रोजेक्ट है सुनकोट में, दराबा में। इसी तरह गुंदा खवास रोड अभी है। अभी हमारी मुगल रोड जो है, हमें उसके लिए एजिटेट करना पड़ता है, और वो खुलवाने के लिए वो 8 महीने बंद रहती है, उसके लिए टनल का था। अभी हम ये मांग करते हैं कि थना मंडी में एक टनल बनता, तो जिसके लिए फेयर वेदर रोड, ये हमारा सुनकोट का पुंछ का लिंक जो है, और मुगल रोड के जरिए लिंक जो है। तो रजौरी में आप देखें, थना मंडी आप की तरफ आप जाएं तो आप गाड़ी से जा रही, आपकी बुरी हालत हो जाती है। सुनकोट में फागला रोड जो है, अभी 30-40 साल से उस पर काम चल रहा है, अभी मुकम्मल नहीं हुई। तो मुझे बताएं ना, रविंद्र रैना साहब कह रहे हैं कौन से प्रोजेक्ट, कौन से तरक्की हुई है? ये कहते थे 370 जो है ये आड़े आ रहा है जी तरक्की में, और 370 के बाद जितने दूध की नहरें बही हैं जम्मू में, वो आपके सामने। कौन सी दूध की नहरें चली हैं जम्मू में, और कौन सा तरक्की हुई है? मुझे नहीं लगता है कि कोई तरक्की हुई है। और कोई, हाँ, एक बात है कि अब जो 4 लेन जो ये सड़कें बन रही है रजौरी पुंछ में, ये इस पर काम शुरू है। पहले भी रोड अच्छी बनी थी, लेकिन ये डिफेंस रोड है, इस पे तो हम पे कोई आसान नहीं है। रजौरी पुंछ के लोगों पे ये तो डिफेंस को भी चाहिए रोड, और अब अच्छी, मुझे लगता है कि जहाँ पर कोई काम अच्छा हो उसको अच्छा कहना चाहिए। लेकिन ये एग्जीक्यूट करके और इसको ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के पेश करते हैं, तो कहाँ मुझे नहीं लगता कि 9 सालों में कोई खास तरक्की हुई है। मुझे बताए ना, ये जो चनैनी जो ये हमारा टनल था, ये तो डॉक्टर मनमोहन सिंह के टाइम में काम शुरू हुआ। और जितने भी प्रोजेक्ट आपके पहले थे, आपका मेडिकल कॉलेज जो है, जम्मू का मेडिकल कॉलेज, श्रीनगर का मेडिकल कॉलेज, डोडे का मेडिकल कॉलेज, और कठुआ का मेडिकल कॉलेज, और रजौरी का ये तो आज़ाद साहब ने सैंक्शन किए थे। ये तो आज़ाद साहब ने 10 डिस्ट्रिक्ट का सैंक्शन करके दिए थे। और आज़ाद साहब यहाँ जब चीफ मिनिस्टर थे, तो उन्होंने डबल शिफ्ट और ट्रिपल शिफ्ट का यहाँ पर एक कल्चर शुरू किया था। और सेक्रेटरीट पे उन्होंने कहा 10 बजे सारे मुलाजिम जो है सेक्रेटरीट इंटर करेंगे और 5 बजे आउट होंगे। तो उसके बाद मुझे ये बताए ना कि ये इतना डंडोरा पीट रहे हैं, कौन सी तरक्की, मुझे बताए ना। मंडी फागला रोड की अगर मैं बात करूं, मुझे लगता है मेरी उम्र से ज़ायद टाइम हो चुका है उसको। 1970-75 में उसकी अर्थ कटिंग जो है वो शुरू हुई थी, लेकिन अभी तक काम चल रहा है, लेकिन अभी तक नामुकम्मल है। वो लोगों की देरीना मांग है, उस पर क्यों इतना टाइम? मुझे ये असल में उस रोड का मुकम्मल करने का इनका था। वो रोड असल में ये बुढ़ा अमरनाथ जो यात्रा जाते हैं, तो इन लोगों के लिए था कि चलो बाहर से इनको हम सीधा रजौरी से मंडी ले जाएंगे, या मंडी से मुगल रोड के साथ कनेक्ट करेंगे। लेकिन अब की बार मुझे थोड़ी सी, आपको किसी ठेकेदार अच्छे को दिया, अब वहाँ मुसीबत ये है कि जो कंपनी को ये काम देते हैं, वो आगे लोकल ठेकेदार को, जिसके पास मशीनें नहीं होती हैं, जिसके पास फाइनेंशियल पोजीशन इतनी स्ट्रांग नहीं होती है, तो काम वहाँ ठप हो जाता है। अब मुझे लगता है कि तो 1-2 साल में वो रोड शायद कंप्लीट हो जाएगी, लेकिन 30-40 साल हो गए हैं। और ये जो प्रोजेक्ट सारे सेंक्शन हुए हैं, पर नई प्रोजेक्ट अब बीजेपी ने सेंक्शन तो नहीं किया ना। 2014 के बाद सारा कुछ नहीं हुआ। ये जो यहाँ जो हिंदुस्तान जब आज़ाद हुआ, तो सुई भी नहीं बनती, यहाँ टैंक बनते हैं बड़े बड़े, यहाँ बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं, एम्स हैं, बड़े बड़े जहाज बनते हैं, हवाई जहाज बनते हैं, टैंक बनते हैं। तो ये कल 2014 के बाद थोड़े बनने शुरू हुए।
ये जो पहले गवर्नमेंटें रही हैं, ये सारे प्रोजेक्ट उनके सेंक्शन किए हुए हैं। अब कश्मीर में आप बताए ना, कश्मीर में जितनी तरक्की हुई है वो पहले गवर्नमेंटों के दौरान हुई है। अब आप अगर आप चनैनी चैनल को इनोग्रेट करके ये कहते हैं ये बीजेपी को सहरा जाना चाहिए, तो ये तो गलत बात है ना। जो प्रोजेक्ट पहली गवर्नमेंट ने शुरू किए थे, अगर आप वो मुकम्मल करवा सकते हैं तभी मैं कहता हूँ चलो फिर भी हम आपके सिर सेरा देंगे जी, अब ये क्रेडिट इनको जाता है। लेकिन वो तो वैसे के वैसे धरे हुए हैं प्रोजेक्ट। बीजेपी के दौर में अगर कोई चीज बन रही है तो इनॉग्रेट तो बीजेपी करेगी। नहीं, मेरा मतलब है आज अगर मोदी की गवर्नमेंट, मोदी साहब की गवर्नमेंट या कोई चीज सैंक्शन कर रही है, कि कल किसी की गवर्नमेंट आती है, कांग्रेस की दोबारा गवर्नमेंट आ जाती है, अगर वो इनॉग्रेशन करेंगे, भाई क्रेडिट तो मोदी को जाना चाहिए। अगर मोदी ने किसी कोई प्रोजेक्ट सैंक्शन किया है, वो बना है, पैसा उसके लिए मुहैया किया, तो क्रेडिट उसको जाना चाहिए ना कि क्रेडिट उसको देना जो फीता काटेगा। यानी वक्ती सरकार को ये उनका जिक्र बीच में करना चाहिए था। ये उन्होंने बिल्कुल ये उन्होंने सैंक्शन किया था, इसके लिए पैसा मुहैया किया था, ये हम मुकम्मल किए जा रहे हैं। रजौरी मेडिकल कॉलेज का क्रेडिट तो कुठुआ मेडिकल कॉलेज, बारामूला मेडिकल कॉलेज, अंतराग का और डोडे का तो गुलाम नबी आजाद को जाना चाहिए। और गांधीनगर हॉस्पिटल जो है, और इस तरह की और सी काफी बिल्डिंग, फ्लाई ओवर जो है एक दिन में तो नहीं बने हैं। अब ये इनका मसला ये है, रैना साहब का या दूसरे जो बीजेपी के लीडर हैं, ये कहते हैं कि जो भी किया है हमने 2014 के बाद किया है। इलेक्शन के हवाले से बात करें, म्यूनसिपल इलेक्शन हो या पंचायती इलेक्शन हो, कभी ये आर्डर आता है कि इलेक्शन बहुत जल्द होंगे, उस पर जमीनी सतह पर तैयारी भी कर ली जाती है, लेकिन रातों रात आर्डर बदल जाता है कि अभी इलेक्शन नहीं होंगे। इसका क्या कारण है? देखिए ना, वो उसका कारण यही है कि जब जमीनी सतह की रिपोर्ट आती है या जो ग्राउंड लेवल की जो हकीकत, वो ये है कि जम्मू के लोग नाराज हैं, रजौरी के लोग नाराज हैं, डोडा के लोग नाराज हैं बीजेपी पे, और कश्मीर में तो इनका पहले से कुछ नहीं था। आप ये कहते हैं ना कि अगर हम इलेक्शन में जाएंगे तो हम 0/0 हैं। अभी तो जम्मू वहाँ के लोग इनको 25 सीटें दे के पिछता रहे हैं कि हमने गलती की है, हुकूमत भी नहीं कर पाए, और ये भाग गए। महबूबा मुफ्ती ने गवर्नमेंट बना के ये गवर्नमेंट नहीं चल पाए, और स्टेट का धर्म भरम कर दिया सारा मसला, जिसकी वजह से इस वक्त तक इलेक्शन जो है ये इलेक्शन से पसोपेश है। अब भाई इलेक्शन में आप अगर बगैर पार्टी के कराओ ना, आप इलेक्शन लोकल पार्टीज के इलेक्शन बगैर पार्टी के कराओ, फिर आप उसमें एक्सपोज नहीं होंगे। लेकिन ये इनको पता है कि हम वैसे भी एक्सपोज हो जाएंगे अगर हम इलेक्शन कराएंगे। अगर हम जम्मू में हमें 25 सीटें मिली हैं, अगर इलेक्शन असेंबली का कराएंगे हमें 4 सीटें मिलने वाली नहीं है, ये तो इनको पता है। यानी आप ये मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी अभी मजबूत नहीं है जम्मू कश्मीर के अंदर? मैं बताऊँ ना, अभी इन्होंने गुजरात पहाड़ियों की जंग लड़ाई ना, गुजर भी नाराज, पहाड़ी भी नाराज। भाई एक तो आपके साथ होना चाहिए। अब 35 करोड़ गुजरों को भी नाराज कर दिया, और 35 लाख गुजरों को भी नाराज कर दिया, और पहाड़ियों को भी नाराज किया है, फिलहाल उनको भी कुछ नहीं दिया। तो इसका मतलब यह है कि वो लॉलीपॉप दे रहे हैं, और आप वो कह रहे हैं ये कर दिया हमने, वो कर दिया। अब 370 जो है, वो 370 हमारा वो उड़ा के इन्होंने स्टेट का धर्म, और बल्कि मैं ये कहता हूँ कि यूटी को स्टेट बनते हुए देखा, वो स्टेट को इतनी बड़ी रियासत जो हिंदुस्तान का ताज थी, इसको आपने यूटी बना दिया। किस लिए? फॉर व्हाट? अभी आपको करगिल में जवाब मिल गया है लोगों का। अगर आपके साथ इतनी डेवलपमेंट की होती तो करगिल के जो आपने ले को यूटी दिया था, तो उनको तो सारी सीटें बीजेपी को लेनी थी। बीजेपी तो ये कह रही है कि करगिल में हमें शिकस्त नहीं हुई है। वहां बरसों से जो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के बीच में मुकाबला रहा है, लेकिन इस बार हमारा जो वोट शेयर है वहां बढ़ा है, हम तो जीत की तरफ गए। भाई साहब, तो आप इलेक्शन कराइए, जम्मू में पता लग जाएगा, रजौरी मुल्क में पता लग जाएगा। अगर सुरनकोट में से लास्ट इलेक्शन में 283 वोट लेते हैं, सुरनकोट में से जहां से मैं आता हूँ, अब की बार 2000 ले लेंगे नहीं यार, 283 के 2000 बन जाएगा, लेकिन 20,000 तो नहीं बन सकता ना। यही हाल पुंछ का है, यही रजौरी का है, यही है। और इवन जो रैना साहब की सीट है वो भी खतरे में है। मुझे लगता है कि रैना साहब भी इलेक्शन लड़ पाएंगे, तो उनको पता है कि भाई मेरी सीट जो है वो नहीं निकलेगी तो गड़बड़ हो जाएगी, वो भी किसी को मैंडेट देंगे। मुझे नहीं लगता वो। रैना साहब ने तो कल मुझे इंटरव्यू में ये कहा कि भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत है, तो आप कह रहे हैं इतनी मजबूत है कि सुरनकोट में जब 283 वोट मिले थे लास्ट इलेक्शन में, इस बार 2000 वोट मिल जाएंगे, इतनी मजबूत। हाँ, ये मजबूत हुई है कि 283 का 2000 वोट 283 के बजाय 2000 ले लेंगे। नहीं, आप देखो जी, ठीक है, 283 वोट अगर सुरनकोट से मिलता है, इससे पहले सुरनकोट से कितना वोट आता रहा है? 283 तो नहीं ना आया होगा। वो अपने आप को इसीलिए मजबूत समझते हैं कि हमारा वोट शेयर बढ़ रहा है ना वहाँ। वही कहता हूँ कि वहाँ इतनी बड़ी जंग करवा के भी अगर आपका 283 का 2000 ग्राउंड रिपोर्ट ये है कि 283 के बजाय 2000 तक ही जाएंगे आप, तो फिर ये बहुत बड़ी आपकी सफलता है। इसी के साथ बात करें गुजर और पहाड़ी की, क्यों इन लोगों को तकसीम किया? यानी पीर पंचाल की ही ये मैं मिसाल दूंगा आपको कि अरसा से पीर पंचाल डेवलपमेंट की तरफ इसी वजह से नहीं जा पाया
क्योंकि वहाँ गुजर और पहाड़ी की सियासत हमेशा रही है। तो ये इसमें सरकारों का क्या मकसद रहता है? नहीं, मेरा मतलब ये है कि आप ये वो डिवाइड एंड रूल जो अंग्रेजों की पॉलिसी है कि इनको डिवाइड करो और फिर करो रूल, इन्होंने वो कभी कोई डफली बजाई, कभी कोई डफली बजाई। अब आप देखिए ना, मैं बार बार ये कहता हूँ कि 10% आप स्वर्ण हिंदू को दे रहे हैं, जिसमें ठाकर, गुप्ता, वर्मा, शर्मा सारे हैं। आप उनको 10% रिजर्वेशन दे रहे हैं, आप उनको एएलसी भी दे रहे हैं, आप उनको आरबीए आप छीन रहे। जो हमारा वहाँ का ओबीसी ब्लॉक है, जो ओबीसी सेक्शन है, उसका तो आप सारा काट रहे हैं। अभी वो मिले ना मिले वो बात की बात है। नहीं, मेरा मतलब मेरा यही मतलब है कि अभी बीजेपी जो है, अगर इसको अगर पहाड़ियों को अगर कुछ देना होता तो इनको अभी तक मिल जाना चाहिए था, और गुजों को नाराज नहीं करना चाहिए। इन्होंने गुजों को भी नाराज कर दिया, पहाड़ियों को भी नाराज कर दिया, जम्मू के लोग भी नाराज है। यार, आपने कौन सा सेक्ट ऐसा है जो आपने बचा के रखा है जिसको आप ये कह सकते हैं ये हमारा पॉकेट वोट है? सुरनकोट कॉन्स्टिट्यूंसी की मैं बात करूं, हमेशा सियासी पार्टियों का एक मरकजी रुख बनता है जब कोई भी इलेक्शन हो, चाहे वो हम पंचायती इलेक्शन की बात करें, डीडीसी की करें, या पार्लियामेंट इलेक्शन की बात करें। पार्टियों की एक्टिविटीज़ वहाँ शुरू हो गई। आपने देखा होगा पिछले दिनों भारतीय जनता पार्टी के लोग भी वहाँ गए हुए थे, अब नेशनल कॉन्फ्रेंस के भी किए हैं। आप किस तरह से देखते हैं जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का जलसा सुरनकोट में हुआ, जो गैदरिंग हुई, उसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस का वो जावेद राणा साहब जो हमारे प्रेसिडेंट है पीर पंजाल के, और उन्होंने वहां पर कोई डेलीगेट्स की मीटिंग रखी थी और सारे लोग मेंढर से लाए थे। वहां से चंद आदमी, में क्योंकि मैं सुरनकोट का रहने वाला हूँ, तो मुझे कुछ 150 आदमी या 100-200 आदमी वहां नजर आया सुरनकोट का। बाकी तो मेंढर के थे, कुछ और के थे, कोई इधर से थे, कोई जोरी से थे। तो ये उमर अब्दुल्ला सबका चीफ मिनिस्टर हो और स्टेट को धर्म भरम किया हो, बीजेपी ने 370 माला ले लिया हो, तो वहां तो हजारों की तादाद लोग आने चाहिए। जैसे फारूक अब्दुल्ला और शेख अब्दुल्ला के जलसे में आते थे, वहां तो अगर 1000 आदमी है तो ना के बराबर है, वो तो जलसा बिल्कुल उनका फेल है। और उनको तो जैसे मैंने पहले किसी इंटरव्यू में कहा कि मियां अल्ताफ साहब वहां कह रहे थे कि जोरी पुंछ के सड़कों की ये हालत है कि यहाँ गाड़ी का ना कुछ रहता है ना इंसान का रहता है। तो मियां अल्ताफ साहब हमारे बुजुर्ग हैं, इज ए ऑनेस्ट लीडर, हम उनकी कदर करते हैं, वो हमारे हाथ दिल अजीज रहनुमा है। तो मियां अल्ताफ साहब से मेरी गुजारिश है कि गवर्नमेंट किसकी थी? शेख अब्दुल्ला से लेकर फारूक अब्दुल्ला तक आप ही की गवर्नमेंट थी ना, तो सड़कें आपने बनानी थी। और जोरी पुंछ में तो आप पैसा खर्च किया नहीं, वहां तो कश्मीर सारा पैसा ले गए आप। तो जोरी पुंछ से आप किससे शिकायत कर रहे हैं? आप किससे शिकायत कर रहे हैं कि वहां पंचायतों ने सड़कें बनानी थी, म्यूनसिपैलिटी ने बनाई, आप शिकायत किससे कर? ये तो आपकी नेशनल कॉन्फ्रेंस है जिसने हिंदुस्तान ये जम्मू कश्मीर का पहले बेड़ा गर्क किया है, उसके बाद महबूबा मुफ्ती और बीजेपी वालों ने बेड़ा गर्क किया। भट्टी साहब, आप कांग्रेस के खिलाफ हैं, आप नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ नहीं, कांग्रेस के खिलाफ नहीं। आप बीजेपी के खिलाफ हैं। तो कौन सी सरकार जो है जम्मू कश्मीर में आएगी जो लोगों के काम और आपकी तो पहली बात तो है कि मैं कांग्रेस के बिल्कुल खिलाफ नहीं हूँ। ये कांग्रेस ऐसी पार्टी है जिसने आपको आज़ादी दिलाई, जिसने यहाँ ऐसे ऐसे इंस्टीट्यूशन बनाए कि आपको आज़ादी भी दिलाई, इन्होंने आपका आईन भी बनाया, आपके यहाँ बड़े बड़े ऐसे इंस्टीट्यूट बनाए जिसमें टैंक भी बनने लगे, हवाई जहाज बनने लगे, बहरी जहाज बनने लगे, और बड़े बड़े इंस्टीट्यूट ऐसे बनाए, मेडिकल इंस्टीट्यूट बनाए। कांग्रेस के खिलाफ बिल्कुल नहीं है, कांग्रेस का एक कंट्रीब्यूशन है। मैं खिलाफ हूँ। मैं यहाँ एनसी ने गवर्नमेंट बनाई, एनसी ने हुकूमत ज्यादा की है, एनसी का भी उतना कंट्रीब्यूशन नहीं है जितना होना चाहिए था। और बीजेपी में खासकर बीजेपी और पीडीपी ने बेड़ा कर किया है स्टेट का, वो हुकूमत नहीं कर पाए, वो भाग गए। इनकी आपस में नॉर्थ पोल और साउथ पोल। बीजेपी तो कह रही है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू और शेख अब्दुल्ला ये दोनों अंग्रेजों के एजेंट थे। मैं इस चीज को कंडेम करता हूँ। शेख अब्दुल्ला वो आदमी है जिसने मुस्लिम होते हुए, मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट में होते हुए पाकिस्तान के साथ जाने के लिए वो नहीं तैयार हुआ। नेहरू और शेख अब्दुल्ला ने बैक जबान करके, ये जो शेख अब्दुल्ला का बड़ा कंट्रीब्यूशन है, ये खाली कहते हैं ना महाराजा ने साइन किए। भाई महाराजा ने साइन तो किया ना, अगर शेख अब्दुल्ला तैयार नहीं होता तो महाराजा क्या कर सकता था? ये शेख अब्दुल्ला का भी उतना ही कंट्रीब्यूशन है जितना महाराजा का हिंदुस्तान में। और ये जो आप ये मुझे बताएं ना, आप ये मुझे बताएं कि आप जो है ये जो कहते हैं कि ये जी शेख अब्दुल्ला का भी बड़ा कंट्रीब्यूशन है हिंदुस्तान को। और अगर नेहरू ने आपको आज़ादी दिलाई है, नेहरू ने फ्रीडम फाइटर था, नेहरू ने हिंदुस्तान न्यू इंडिया जो है नेहरू में, यार आपके लोगों ने एफिडेविट दिए और माफियानामी मांगे। किसी कांग्रेसी मुझे साबित कर दे हिस्ट्री से, कोई मेरे सामने आके डिबेट करे कि कोई किसी कांग्रेसी ने माफीनामा दायर किया हो। वो बड़े बड़े लोग उन्होंने कुर्बानियां दी हैं। और इस कांग्रेस ने ये जो है, कांग्रेस की वजह से आपको डेमोक्रेटिक राइट्स मिले हैं और सबसे बड़ी जमहूरियत का नाम जो कांग्रेस है।
जब इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए थे, उस वक्त मोदी साहब कहीं आरएसएस का थैला लेके घूम रहे थे, और अब उनको नकार रहे हैं 2014 के बाद जो कुछ भी हुआ है। जब इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए थे, बांग्लादेश अलग कर दिया, और इंदिरा गांधी जिसको दुर्गा माता भी कहते हैं, और द मोस्ट पावरफुल लेडी ऑफ इंडिया, उस वक्त मोदी साहब कहीं आरएसएस का थैला लेके घूम रहे होंगे। अब हमसे बात करते हैं, हमारे साथ डिबेट करिए आप, और हिस्ट्री देखिए आपके किसका कंट्रीब्यूशन क्या है। आप इंदिरा गांधी का कंट्रीब्यूशन, नेहरू का कंट्रीब्यूशन, और जो भी प्रॉब्लम यहाँ सब छोड़ गए जी, नेहरू साहब छोड़ गए, आप बताइए ना 10 साल का कंट्रीब्यूशन क्या है आपका। अंग्रेजों के टाइम तो आपके लोग शामिल ही नहीं थे आज़ादी में, आप तो उनको माफियानामे लिख के देते थे। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, पीडीपी हो, इन सब का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में इलेक्शन नहीं होने दे रही। लेकिन जब हमने कोशिश की भारतीय जनता पार्टी के लीडरों से बात करने की, उन्होंने कहा ये तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का काम है, हम किसी भी तरह के इलेक्शन के लिए तैयार हैं। नहीं, वो तो बहानाबाजी है ना जी। वो ये एक मतलब जो आदमी पढ़ा लिखा है, जो सूझबूझ रखता है, उसको पता है अगर ये तैयार हो इलेक्शन, तो इलेक्शन कमीशन जो है इनके सारे इंस्टीट्यूशन इनके अंडर है, ये इशारा देंगे तो वो इलेक्शन करने के लिए तैयार है। अब इनको जमीनी हकीकत का पता चल गया, आप कितनी देर भागेंगे ये इलेक्शन से। आज इलेक्शन कराए ना, पता लग जाएगा आपको कि आप कितने पानी में हैं। भट्टी साहब, सुरनकोट कॉन्स्टिट्यूंसी की अगर मैं बात करूंगा, मैं भी उधर से आता हूं, आप भी, इस वक्त क्या देखते हैं आप कि मान लो साल के बाद, 2 साल के बाद, 3 साल के बाद, या कभी भी इलेक्शन होते हैं, तो कौन सा लीडर जो है वो भारी पड़ेगा? देखिए, बात यह है कि मुझे लगता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का पल्ला भारी रहेगा रजौरी पुंछ में। सुरनकोट में अगर मैं नहीं, सुरनकोट में भी मुझे लगता है कि अगर इनका आपस में कोई कोलिशन हो जाएगी, जो कोलिशन कैंडिडेट होगा उसका पल्ला भारी रहेगा, और कोलिशन तो पक्का होगी इनकी, यानी इंडिया गठबंधन के नहीं इंडिया गठबंधन के बाद में जैसे कोई एक आध सीट ये रजौरी पुंछ में से ये एनसी को छोड़ेंगे, ये कांग्रेस को छोड़ दी, ये उसको छोड़ पीडीपी को छोड़ेंगे, अगर ऐसा इनका बन गया समझौता, अगर आपने अपनी पार्टी लाइन पे भी करेंगे इलेक्शन, तो अभी तो मुझे लगता है कि मैं हमेशा एनसी के खिलाफ बोलता रहता हूँ, जैसे बीजेपी के खिलाफ बोलता हूँ, लेकिन अभी एनसी का पलड़ा जो है वो जम्मू कश्मीर में भारी है। ये हकीकत है, ये मैं बिल्कुल मतलब साफ गोई से बात करता हूँ। इश्तियाक भट्टी साहब ने जो अभी कहा है कि जम्मू कश्मीर के अंदर नेशनल कॉन्फ्रेंस का पलड़ा अभी भारी है, तो भट्टी साहब, पिछले कुछ इंटरव्यूज में मेरी और आपसे कुछ बातचीत यही हुई थी, पार्लियामेंट इलेक्शन जो है वो शायद जल्दी हो जाएंगे, तो क्या इश्तियाक भट्टी अभी तैयार हैं पार्लियामेंट इलेक्शन कंटेस्ट करने के लिए, या कहीं? देखिए जी, ख्वाजा साहब, मेरा ये मतलब है कि रजौरी पुंछ का एक कैंडिडेट होना चाहिए जो पार्लियामेंट में हमारे मुद्दे उठाए। हमने मंगतराम शर्मा से, मदनलाल शर्मा से लेकर और युगल किशोर शर्मा तक वोट देकर सबको देख लिया हमारे रजौरी पुंछ के बारे में। यहाँ तो पिछली बार जो कोरोना वायरस में हमें किसी ने वो मशीनें नहीं दी हमें। अब सुरनकोट में आप चले जाइए, किसी हॉस्पिटल में चले जाइए तो मशीनें नहीं है हमारे पास, वो जो मशीनें थी कोरोना वायरस के लिए, या ये जो आजकल टेक्निकल एक्सरे मशीन है, दूसरी मशीन है, ईसीजी मशीन है, एमआर के वो दूसरी चीजें हैं। तो हमें तो इन लोगों ने पार्लियामेंट जो मेंबर है, इन्होंने अपने कंस्टिट्यूंसी फंड से हमें एम्बुलेंस नहीं दी आज तक। आप देखिए, पूरे पीर पंजाल में कोई एम्बुलेंस दी है किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने? किसी का नाम नहीं लिखा हुआ। बस वह शहनाज गनई ने और एजाज जान ने कुछ एम्बुलेंस दी हैं, वो भी अपनी कंस्टिट्यूंसी में, वो उनके पर्सनल फंड से, तो इनका फर्ज बनता था। इसलिए मैं ये चाहता हूं कि मैं एमपी बनूं या न बनूं, लेकिन मुझे इलेक्शन लड़ना है और रजौरी पुंछ के लोगों को ये बावर कराना, उनको तैयार करना है, मूवमेंट तैयार करनी है कि आपने रजौरी पुंछ का अपना नुमाइंदा पार्लियामेंट में भेजना है। और आइंदा 2026 के जो डिलिमिटेशन कमीशन होगी, इसमें हम पूरी कोशिश करेंगे रियासी को, इलाके को, मोहर के इलाके को, पीर पंजाल पूरा खिते को एक मेंबर पार्लियामेंट की सीट अलग हो, हमारा आदमी पार्लियामेंट में जाए जो हमारे लिए बोले। मैं कल रहूं ना रहूं, कोई और नौजवान, कोई और लड़का, कोई और किसी पार्टी का आदमी जो है मेंबर पार्लियामेंट रजौरी पुंछ से जो अगर चुन के आएगा तो वो काम करा पाएगा हमारे लोगों के। हमें ना तो कश्मीर के लोग हमारी नुमाइंदगी करते हैं और ना जम्मू के डोगरे हमारी नुमाइंदगी करते हैं। भट्टी साहब, मैं जानना चाहूंगा, अगर आप इलेक्शन लड़ते हैं तो अभी आपकी मोहब्बत मैंने कांग्रेस की तरफ भी देखी है, और बीच में बातों में लगा कि आजाद साहब के साथ भी मोहब्बतें हैं आप। नहीं, आजाद साहब किसको चुने? नहीं, आजाद साहब का तो मैं ये कहता हूँ कि प्रैक्टिकल आदमी है। उसने यहाँ डेवलपमेंट का एक, आप बीजेपी वाले कहते हैं ना हम डेवलपमेंट कर रहे हैं, डबल शिफ्ट, सिंगल शिफ्ट, जरा मुझे बताइए ना सिंगल शिफ्ट कहाँ चल रहा है? ये गांधीनगर हॉस्पिटल आजाद साहब ने बनाया। मैं ये कहता हूँ कि जो सच्ची बात है वो सच्ची बात है। आजाद साहब का ना तो मैं वोटर हूँ, ना उसकी पार्टी का कोई आदमी हूँ।
अलबत्ता मैं जो सच्ची बात यह है कि अगर कुछ डेवलपमेंट हुई है यहाँ पर, या तो शेख अब्दुल्ला के टाइम हुई थी और या आज़ाद साहब ने डेवलपमेंट की थी, बीच में तो लोगों ने वक्त ज़ाया किया यहाँ पर जम्मू कश्मीर में। और खासकर मुझे शिकायत ये है कि जो सेंटर से हज़ारों करोड़ रुपया या तो जम्मू में खर्च होता या कश्मीर में होता था, वरना मियां अल्ताफ साहब को ये कहने की जरूरत नहीं पड़ती कि रजौरी पुलिस की सड़कें, भाई 40-50 साल आपकी मियां साहब गवर्नमेंट रही है, एनसी की गवर्नमेंट रही है, अगर सड़कें बनाई होती, आप हमारे पीर भी थे, हमारे लीडर भी थे, तो आप बनवाते ना सड़कें। शिकायत किससे कर रहे हैं? भट्टी साहब, पीर पंजाब स्पीक्स के साथ बात करने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, ये थे हमारे साथ इश्तियाक भट्टी साहब, जिन्होंने अपनी बात धड़ल्ले से रखी, और कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर अपनी राय दीजिएगा, क्योंकि इनका मन है, ये इनका मानना है कि मैं इलेक्शन के लिए ज़मीनी सतह पर मैदान में आऊँगा और तामीर और तरक्की के काम काज में 4 चांद लगा दूंगा। अब आने वाले वक्त में देखना है कि इश्तियाक भट्टी साहब इलेक्शन में आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से आते हैं या किसी पार्टी का दामन थाम के। विदा लेने से पहले फिर आपसे मैं यही गुजारिश करूंगा कि पीर पंजाब स्पीक को यूट्यूब पर ज़रूर सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर फॉलो करें, क्योंकि ये आपकी अपनी आवाज़ है। जब आप हमें मजबूत करेंगे, हमारी आवाज़ बुलंद होगी। इसी के साथ मुझे अपने मेज़बान महमूद ख्वाजा को इजाज़त दीजिए। आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।